हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU 2021 के, इट मींस DU के लास्ट ईयर के ODE के क्वेश्चंस वी विल बी सॉल्विंग टुडे। सो देयर आर 4 questions in that came last year. So we'll start with question number 38, which is, so let's read the question first. इसमें लिखा है कि दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं। ओके, फर्स्ट है assertion और सेकंड है रीजन। तो assertion कहता है कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स reduces a linear boundary value problem into an eigen value problem. ओके, ये assertion का कहना है। और रीजन कहता है कि a linear boundary value problem admits the superposition principle. तो इस पहले assertion को देख लेते हैं। तो assertion क्या कह रहा है कि a linear boundary value problem। तो linear boundary value problem का क्या मतलब होता है? देखिए, जिस तरह हम ODE के केस पे हम हीट वेव इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, जब हम हीट वेव इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उस केस में इफ यू रिमेम्बर देन वी यूज्ड टू कंसीडर, हम एक फंक्शन को x के टर्म्स में लेते थे और एक फंक्शन को हम t के टर्म्स में लेते थे। एंड देन लास्ट में हम इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में लास्ट में लैम्डा निकाल रहे होते थे। तो जो भी फंक्शन आता था ना, इस तरीके का जो भी फिर uxt करके फंक्शन आता था वो हमारा आइगन फंक्शन बोलते थे हम उसको। तो इट इज ट्रू दैट इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की हेल्प से। और इसको जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की हेल्प से सॉल्व करते थे। इस केस में ये वाला जो प्रॉब्लम है हीट वेव इक्वेशन का, वो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में रिड्यूस हो जाता था। तो assertion इज ट्रू, assertion सही कह रहा है कि हाँ ये रिड्यूस हो जाता था। अब रीजन देखते हैं, क्या रीजन जो है वो सही है कि नहीं। एंड देन वी विल सी दैट क्या रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो रीजन का क्या कहना है? एनी लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एडमिट्स द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देख लेते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? तो इट इज दैट अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास y1 एक सॉल्यूशन है एंड हमारे पास y2 एक सॉल्यूशन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि if you're having y1 as a solution and you're having y2 as a solution, then you will have C1 y1 प्लस C2 y2 भी आपका सॉल्यूशन हो रहा होगा, वेयर C1 और C2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दैट अगर y1 एक सॉल्यूशन है और y2 भी एक सॉल्यूशन है तो C1 y1 प्लस C2 y2 भी एक सॉल्यूशन होगा इफ ये हमें कंडीशन दे दी जाती है कि C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 1 होगा। बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमने assertion देखा था, assertion में हमने क्या देखा कि ये जो लैम्डा है मतलब आइगन वैल्यू के टर्म्स में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, हम उसको सॉल्व करते हैं। मेरे सेकेंड जो रीजन है वो ये कह रहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लीनियर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में एडमिट किया जाता है, इट मींस वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो वी कैन सी assertion तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो दूर दूर तक assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हियर कम सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बोथ A and R आर ट्रू। A और R अलग अलग अपनी जगह पर ट्रू है, लेकिन जो R है, जो रीजन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो रहा होगा। So let's come to another question, which is question number 43. तो 43rd क्वेश्चन में क्या है? The solution of the differential equation, अपन को differential equation दे दी गई है, which is d square y by dx square minus 3dy by dx plus 2y is equals to 0। हमें इसको using the method of variation of parameters, हमें variation of parameters की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि देखिए यहाँ पर 0 दे रखा है, इट मीन्स ये क्या है? इट इज a homogeneous equation and whenever you are giving an homogeneous equation, उस केस में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं लगता है। तो इट क्लियरली इम्प्लाइज कि ये क्वेश्चन कम्प्लीटली गलत दे रखा है। मतलब जो इसमें देखिए हमें पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन किस किस के जो सॉल्यूशन होता है ना हमारा, वो किस किस से मिलकर बनता है? एक बनता है पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस एक बनता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की हेल्प से। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना, वो होमोजेनस इक्वेशन में वो ही एक सॉल्यूशन बन जाता है। होमोजेनस इक्वेशन में हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना होता, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो ही हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। बट इस केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शंस भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस भी दे रखे हैं प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स भी निकाल रखे हैं। बट नो वरीज, वी विल सी द आंसर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं जो कि हमें बोल रखा है इसमें। तो अपन क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? dy by dx को हम ऐसे m कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट m इज इक्वल्स टू dy by dx। तो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? अब
you can see it converts into m square minus, so it is minus 3m plus 2 is equals to 0. ओके, स्प्लिट करेंगे हम इसको, so we'll get 3m को हम लिख सकते हैं minus 2m minus m के फॉर्म में plus 2 is equals to 0 which gives us m minus 2 minus 1 कॉमन निकालेंगे, we get m minus 2 is equals to 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा कि m minus 1 is equals to 0 and m minus 2 is equals to 0 आ जाएगा. So we get, हमारे पास m की क्या की वैल्यू आ गई 1 and 2. तो 1 and 2 से we can see that कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या बनेगा, y क्या बनेगा हमारा, y of x. It will be c1 e की पावर x plus c2 e की पावर 2x. ओके, तो क्लियरली यहाँ पे अपन देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में c1 e की पावर माइनस x, इस माइनस x के कारण फर्स्ट वाला आंसर गलत हो जाएगा. सेकेंड क्या कहता है, e की पावर x सही है बट e की पावर 3x दे रखा है विच इज रॉन्ग. सेकेंड क्या कहता है, इट इज e की पावर x प्लस b e की पावर 2x, तो ये हमारा सही आंसर होगा. एंड फोर्थ ऑप्शन इज e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस 2x विच इज अगेन रॉन्ग क्योंकि माइनस 2 हमारा सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं एंड देन इट इज आस्किंग a एंड b है कि b c है, c d और a d. वी आर हैविंग रैंडम ऑप्शन. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें किस तरह सॉल्व करना है, हमेशा dy by dx को ना पहले ऐसा p कंसीडर कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट हमने पहले क्या किया कि dy by dx को, दैट इज dy by dx को p मान लिया. ओके, तो क्वेश्चन किस तरह का बन गया हमारा, p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर बन गया. अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, हमेशा हमें एक ही चीज याद रखनी है कि इस जो इक्वेशन ये बन के आ रही है, मीन्स ये वाली जो इक्वेशन है उसको आप पहले p के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ट्राई करो. कैसे बनेगी ये, इट इज p स्क्वायर प्लस 0 इंटू p प्लस 1 और मैं इसको इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आती हूँ, इट इज 1 देन माइनस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दिस इन अ ब्रैकेट. तो मैंने क्या किया इसमें कि p वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है उसको मैंने इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट कर दिया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट p स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, p का 0 है एंड दिस इज इट्स रिगार्डेड एज c. तो हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके की दिखती है, इट इज लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके की दिख रही होती है. ऑल दी a b and c आर कैपिटल ओवर हियर. तो जब भी इस तरह की इक्वेशन बन जाए इन p, तो अब हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड आउट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड देन हम इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के इक्वल. तो इस केस में हम b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेते हैं. तो वी गेट, इन दोनों को कंपेयर करके b तो हमारे पास 0 आ जाएगा और a हमारा 1 है एंड c इज 1 माइनस 1/y स्क्वायर. तो let's find b square minus yac. So what do we get is b square minus 4ac कितना होगा, it will be 0 हो जाएगा b square, so 0 minus 4 into 1, c क्या है 1 minus 1/y square is equals to 0 which gives that minus 4 into 1 minus 1/y square is equals to 0. Now we can see that या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा. Since minus 4 is a constant, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, therefore ये 0 के इक्वल होगा which is 1 minus 1/y square is equals to 0. जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, that 1 is equals to 1/y square implying y square is equals to 1 which means y is equals to plus minus 1. तो y is equals to plus minus 1 हमारा आंसर हो जाएगा. बट बिफोर रिगार्डिंग इट इज एन आंसर, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हमारा क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है. तो लेट्स सी. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इट वाज dy by dx का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर. दिस वाज आवर क्वेश्चन. तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं पहले y इज इक्वल्स टू 1 को. तो y इज इक्वल्स टू 1 हम रख के देखते हैं. तो जब मैं dy by dx, अगर मैं इसका dy by dx करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, y की जगह पे 1 रख देंगे एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0. So we get 0 square means 0 plus 1 is equals to 1/1 square which is 2, that is 1 is equals to 1 आ रहा है. मतलब जो y is equals to 1 है वो मेरा सॉल्यूशन है. और अब y is equals to -1 को हम देख लेते हैं. तो अगर मैं dy by dx करूंगी where keeping y is -1, तो यहाँ पर भी मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा. तो
इट विल बी 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर, विच इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -1 हमारे राइट आंसर्स हैं. तो लेट अस सी इन द ऑप्शन. हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन में हमें दे रखा है A एंड B. तो A एंड B विच इज फर्स्ट ऑप्शन, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू होगा, दैट इज A एंड B. नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर आया था, विच इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है यूजिंग द एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट देन अगर इसको सही तरीके से किया जाए इट कैन बी इजी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम वी कैन इजिली सी दैट इस केस में ना dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें? y स्क्वायर दे रखा है. तो नॉर्मल अगर आप कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हो तो आप उसका सोल्यूशन तो निकालने की कोशिश हमेशा करोगे. प्लस यहाँ पे आपको एक बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है. तो आप लेट्स फर्स्टली सॉल्व इट एंड देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की हेल्प से हम इसका कांस्टेंट निकाल रहे होंगे. ओके, तो वी कैन से ये तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इजीली हो जाएगा. तो y स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज के दैट इज dy अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx एंड देन दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे एंड यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा. इसका हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? इट विल बी -1 अपॉन y इज इक्वल्स टू x प्लस c. अब अगर मैं y की जगह x की जगह पर 1 एंड y की जगह पर -1 रख देती हूँ जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कह रही है, तो मेरे पास c की वैल्यू मिल जाएगी मुझे. तो फिर लेट्स अस कीप इट. y की जगह पर we are keeping -1 and x की जगह पर 1. तो we can see that 1 is equals to 1 plus c मिल रहा है, c की वैल्यू 0 मिल रही है. तो हमारा आंसर कितना आ गया कि -1 अपॉन y is equals to x है. तो अगर हम देखें तो we get y is equals to -1 अपॉन x. इट मीन्स आप ये देख सकते हो कि जो डोमेन है, मीन्स जो x जहाँ से आया गया है ना, जो इंटरवल है वो वहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी लाइक ये इनफाइनाइट बन जाएगा और ये फिर मतलब इट इज नॉट रिगार्डेड एज अ सोल्यूशन. तो x 0 नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में. तो दिस ये हमारे पास एक कंडीशन मिल गई है. सेकेंड कंडीशन हमें क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि x नॉट, मतलब देखिए हमें पता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है ना, इट इज y ऑफ x नॉट इज इक्वल्स टू y नॉट. तो ये जो x नॉट होता है ना, ये इंटरवल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. हमें निकालना है इंटरवल और हमें दो चीज अब मिल चुकी है. पहली चीज हमें मिल चुकी है कि जो x है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज जो मिल चुकी है हमें विच इज कि x नॉट बिलोंग करता है, और x नॉट हमारे क्वेश्चन के लिए क्या है? इट इज 1. तो इट मीन्स जो x है, जो 1 है ना, वो हमारे इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा होगा. तो इससे हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं. यू कैन सी इस वाले इंटरवल में 1 नहीं है, देयरफॉर ये वाला इंटरवल कैंसिल हो जाएगा. इसमें 1 है तो उसको हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इस बारे में. इस इंटरवल में भी वी डोंट हैव 1 इनसाइड इट, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा. तो इसे डायरेक्टली 2 और 4 तो डिस्कार्ड हो गए हैं. नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 एंड 3. ओके, तो देखते हैं अब इन दोनों का क्या करना है. तो हियर मैं आपको पहले एक्सिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के कुछ टर्म्स बता देती हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है. सो ऑल यू नीड टू नो इज, अब देखिए एक्सिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम में स्टार्ट कहाँ से होता है ये थ्योरम, डेफिनेशन क्या है थ्योरम की, आई एम टेलिंग यू दैट. तो वी हैव, अगर कभी भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल्स टू f(x, y) दे रखा हो, और यू आर आल्सो हैविंग an initial value problem that is y of x naught is equals to y naught भी दे रखा है आपको. ऑल्सो इसमें एक डोमेन जरूर होता है. तो इस केस में मान लेते हैं हमारा जो डोमेन है वो है d of x, y is equals to x minus x naught is less than a and y minus y naught is less than b. ओके, तो ये हमारा ऑलरेडी इनिशियल वैल्यू एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम में हमारे पास एक गिवन कंडीशन होती है. अभी गिवन कंडीशन है तो इम्प्लाई क्या करता है? ये इम्प्लाई करता है फर्स्ट थिंग, इफ हमारा fx, मतलब जो क्वेश्चन fx है, fx, y, इट मीन जो dy बाई dx, ये वाला जो fx y है वो इस कंटिन्यूस है और बाउंडेड है. ठीक है, तो इम्प्लाई करती है ये चीज कि आपका सॉल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा होगा. ओके, और सेकेंड थिंग क्या इम्प्लाई करती है
कि इफ एफ एक्स वाई लिप्सिट्ज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इज सेटिस्फाइंग लिप्सिट्ज कंडीशन, then it definitely has a unique solution. Okay, so you need to keep these things in mind कि first if fxy is continuous and bounded तो फिर ये solution exist करेगा, तो solution existence की बात कर रहा है फर्स्ट वाला केस. सेकेंड केस कहता है अगर ये लिप्सिट्ज कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन का इंटरवल भी हमें दे रखा है विच इज इन द इंटरवल, जो कि इंटरवल हमारे पास क्या है इस केस में, दैट इज x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन h. अब यहाँ पे इस h का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे हमारे पास हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है इंटरवल के बारे में, तो अगर आपको ये इंटरवल वाली लाइन नहीं पता होगी तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा. तो x माइनस एक्स नॉट मस्ट बी लेस देन h. नाउ वेयर दिस h बिलोंग्स टू मिनिमम ऑफ a अपॉन a कॉमा b अपॉन m, और ये जो m है वो क्या है, दिस सच दैट देयर एग्जिस्ट m such that fx, y is less than m. ओके, तो पहले हम इस m को निकाल लेते हैं जिसकी हेल्प से हम h निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है h बिलोंग्स टू मिनिमम ऑफ a b अपॉन m. तो लेट अस फाइंड आउट m पहले हम निकाल लेते हैं. तो अब ये m कैसे निकला जाएगा, हमें पता है, हमें इसमें क्या बोल रहा है कि fxy लेस देन m है, ठीक है. तो देखते हैं कैसे निकाल रहे हैं अब हम. तो देखिए पहले ये जो डोमेन है ना, हमारे क्वेश्चन में क्या डोमेन दे रखा है हम पहले उसकी बात कर रहे होंगे. आप देखिए इस क्वेश्चन में हमने नॉर्मली जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि एक्स नॉट दे रखा हो और वाई नॉट दे रखा हो तो ये डोमेन होता है. तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक्स नॉट और वाई नॉट के हिसाब से हमारा डोमेन क्या बन जाता है, इंटरवल इट इज एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस एक्स नॉट कितना दे रखा है हमारे पास 1, तो एक्स माइनस 1 इज लेस देन ए, एंड y माइनस वाई नॉट दे रखा है, वाई नॉट हमारे क्वेश्चन में -1 है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स +1 इज लेस देन b. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब हम देखते हैं इस चीज को, हमारा इम्पोर्टेंस इस चीज में है विच इज y, क्योंकि हमें m निकालना है राइट. तो m के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि किससे लेस है ये चीज, तो हम इसको लेके चलते हैं विच इज y प्लस 1 का मॉड इज लेस देन b, जिससे हमारे पास क्या मिलेगा, y प्लस 1 इज माइनस b से ज्यादा होगा और b से कम होगा. इट मीन्स जो y है वो माइनस b माइनस 1 से कम होगा और b माइनस 1 से ज्यादा होगा. अगर b माइनस 1 से कम ज्यादा y इज लेस देन b माइनस 1, so it is definitely lesser than b plus 1. So we can consider that जो b plus 1 है ना उसको हम अपना m कंसीडर कर सकते हैं डेफिनेटली, राइट. तो वेट b प्लस, तो हमारे पास कितना आ गया कि y इज लेस देन b प्लस 1, बट वी हैव, हमें क्या करना है, fxy को हमें m, fxy मस्ट बी लेस देन m. यहाँ पर हमारा fxy कितना है अपन क्वेश्चन में देख सकते हैं. क्वेश्चन हमें बोल रहा है दैट dy by dx is equals to y square. तो इस केस में हमारा जो fxy है वो y square है, इट इज नॉट y, आई वाज मिस्टेकिंग इट एज y. तो अगर हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो y स्क्वायर इज लेस देन b प्लस 1 का स्क्वायर. तो अब हम बोल सकते हैं कि यस दिस fxy which is less than b plus 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज नाउ इट कैन बी कंसीडर्ड एज m. तो आप b plus 1 होल स्क्वायर को m ले सकते हैं. अब तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई विच इज b plus 1 का होल स्क्वायर. नाउ व्हेन वी हैव दिस, तो अब हमारे पास क्या हम बोल सकते हैं कि h किस में बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू मिनिमम ऑफ a कॉमा b अपॉन b प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट वी कैन डू इज, जब भी हमें इसका मिनिमम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं ना, जो जैसे a है, a तो एक नॉर्मल लाइक वैल्यू, एक पर्टिकुलर नंबर होगा, जैसे -2 -10, कोई भी पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो. लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया ना, एक पॉलिनोमियल बन के आ रहा है. तो इस तरीके के क्वेश्चन को जहाँ पे एक जो टर्म है वो पॉलिनोमियल बन के आ रहा है, उस केस में अपन क्या करते हैं, हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि होगी क्या एग्जैक्टली. क्योंकि अगर हमें ये मिल जाता है ना तो हमें काफी कुछ इसके बारे में पता चल जाता है कि b और a के कंपैरेटिवली मिनिमम h की क्या वैल्यू आ सकती है. तो लेट हम कंसीडर कर लेते हैं, इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट ओवर हियर. तो लेट मी इरेज इट फर्स्ट.
नाउ इट वाज लाइक हम लेट मान लेते हैं कि b का एक पॉलिनोमियल है हमारे पास विच इज b अपॉन b प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, t डैश b निकालते हैं। मिनिमम निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, देन इक्वल टू 0 कर रहे होते हैं। तो फिर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो मेरे को पता है e क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा, b प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डॉट b का डिफरेंशिएशन इट विल बी 1 माइनस b को एस्टेरिस्क रखेंगे, b प्लस 1 होल स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 इंटू b प्लस 1 एंड देन अपॉन b प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पूरा मैं इसको ओपन कर रही हूँ, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2b। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो आई एम नॉट राइटिंग डिनोमिनेटर अगेन। तो ये कितना हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अगर मैं पॉजिटिव इसको ले रही हूँ तो b इज इक्वल टू मैं 1 कंसीडर कर रही होंगी। तो मेरे पास कितना आ गया, दैट h बिलोंग्स टू मिनिमम ऑफ कितना आ चुका है, a कॉमा मेरे पास पॉलिनोमियल क्या रखा था, b अपॉन b प्लस 1 का होल स्क्वायर, मेरा ये पॉलिनोमियल था। तो अगर मैं इसमें 1 डाल देती हूँ तो इट बिकम्स 1 अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो मेरे पास कितना आ गया, इट बिकम्स 1/4। तो अब हमें ये तो पता है कि जो h है, ये वाला h है, वो लेस देन होगा a कॉमा 1/4 से। ओके, अगर मेरे a की वैल्यू 2 होती है तो h 1/4 होगा, और अगर मेरी a की वैल्यू और कम होती है 1/4 से, लेट अस टेक 1/16 होती है, तो ये 1/16 हो रहा होगा। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो h होगा इट विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू 1/4। अब जैसे कि हमने देख रखा था कि यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम के टाइम पर, देखिए हमारा जो सेकेंड केस था जो कि हमें बता रहा था, इट वाज दैट अगर लिपचिट्स है तो हमें ये मिलेगा। तो हमें तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, हमें मतलब है इससे। ओके, तो अगर आपको रिजल्ट नहीं पता तो ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इससे आपको मिल गया था कि यस सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड कंडीशन से हमें क्या मिला कि यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरवल हमें दे रखा है, h और m की वैल्यू में निकाली। तो देखिए हम पीछे से बढ़ रहे थे, पहले हमने m की निकाली, फिर हमने h निकाला, अब हम ये निकाल रहे होंगे जो कि एक्चुअल इंटरवल है विच इज x माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू h होगा। ओके, h हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन इक्वल्स टू 1/4। तो लेट अस सॉल्व इट फर्दर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है कि इंटरवल हमें क्या मिलेगा, इट इज x माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या था 1 इज लेस देन इज इक्वल्स टू h, और h हमारे पास आ चुका है, h इज ऑल्सो फर्दर लेस देन इक्वल्स टू 1/4। तो 1/4 कंसिडर कर सकते हैं। इट मीन्स x माइनस 1/4 से ज्यादा लेस होगा एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस 1/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 से लेके 5/4 के बीच में। और ये जो इंटरवल है वो देख सकते हैं हम अपने ऑप्शंस में, इट इज yes we can see that it is option first। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस तरह डील करते हैं। If you are having any doubt, do write us in the comment section below। Thank you।